हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बेटा हम लोगों की एनटीएस टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है, तो जिन्होंने अगर ज्वाइन नहीं कर रखी है वो जल्दी से आकर के इसको ज्वाइन कर ले और सारे टेस्ट 1 बाय 1 देते रहें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस आपको पता लगती रहेगी और नीट में आप कैसी परफॉर्म करेंगे, किस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस बनेगी, उससे भी ये आपको पता लगता रहेगा। तो एनटीएस टेस्ट सीरीज ये न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में बेटा स्टार्ट हो चुकी है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग का पहला टेस्ट हुआ था, ये कई सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेटा जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो जल्दी से जल्दी आकर के इसको फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके टेस्ट अगर आपके छूटना स्टार्ट हो गए तो ये दोबारा तो नहीं मिलेंगे आपको। टेस्ट पेपर तो मिल जाएंगे लेकिन देने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी आकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिससे नीट में आपकी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये टेस्ट 1 था हम लोगों का, जिसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है जो दे रखा है। कहते हैं द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स वैल्यू इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एक और बात बता दें बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड है। आपका जो पेपर होने वाला है समझ लीजिए सीबीएसई बेस्ड पेपर है, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही उसमें क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तैयार करना है बेटा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू एमकेएस सिस्टम में क्या होगी, ठीक है। तो एक तो देखो कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि हम N1U1 इज इक्वल टू N2U2 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू जैसे एमकेएस सिस्टम में निकालनी है, तो देखो क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये जो 13.6 है, साथ में है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम को आप केजी में बदल लो एसआई सिस्टम में, तो ये बन जाएगा 10⁻³ केजी के इक्वल। और अपॉन में है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका है क्यूब, तो नीचे 10⁻² का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू बनेगी 13.6 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻² का होल क्यूब करोगे तो नीचे 10⁻6 आएगा, उसको ऊपर ले आओ तो 10⁻+6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 13.6 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 10⁻3 को जब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ आया बेटा सब लोगों को? तो इस तरीके से शॉर्टकट में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू में दे रखी है। कह रहे हैं इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, फिर कहते हैं इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो सीजीएस सिस्टम में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻11 है। तो न्यूटन एसआई यूनिट का मात्रक होता है फोर्स का, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो डाइन में, तो न्यूटन को डाइन में बदलोगे तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 10⁵ डाइन। उसके बाद मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो मीटर में जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका क्या होगा स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे है अपॉन में केजी स्क्वायर, तो केजी को ग्राम में बदल देंगे, ठीक है। तो नीचे केजी का स्क्वायर करोगे तो इसको ग्राम में बदलोगे, तो केजी को ग्राम में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया 6.67 इंटू 10⁻11 और ये 10⁵ है, और ये बन जाएगा 10⁴, और जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। और इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो पावर आप सॉल्व करोगे
तो 10 टू द पावर -8 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें कह रहे हैं x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर, t इज इन आवर्स, द यूनिट ऑफ b विल बी, b का यूनिट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर b का यूनिट अगर हमें निकालना है तो ये वाला जो टर्म है bt स्क्वायर, इसका पूरा यूनिट किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप की जो डायमेंशन होती है वही ऐड होती है। अब ये x इक्वल टू दिस प्लस दिस है तो ये भी डायमेंशन x के इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो bt स्क्वायर की वैल्यू होगी उसकी डायमेंशन x के इक्वल होगी। तो अब यहाँ से b का यूनिट या डायमेंशन आपको निकालना है तो b को एक तरफ कर लो, दूसरी तरफ x अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। तो x क्या है? मीटर में है, और टाइम क्या है? r में है, तो ये बन जाएगा इसका यूनिट मीटर पर r का स्क्वायर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग वाला स्टेटमेंट हमको पता करना है कि कौन सा है इसमें। तो रॉन्ग में सबको चेक जब हम करते हैं तो सबसे लास्ट वाले पर अगर नजर जाती है हमारी तो देखो इसमें कह रहे हैं द यूनिट ऑफ c बाई लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बाई लैम्डा। c बाई लैम्डा का जो यूनिट है कह रहे हैं वो सेम है x बाई लैम्डा के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो कि जो c बाई लैम्डा का यूनिट अगर x बाई लैम्डा के इक्वल हो गया, यहां पर तो देखो x बाई लैम्डा का जो यूनिट होगा और वो c बाई लैम्डा के अगर बराबर हो गया, ठीक, तो यहां तो देखो ये वैल्यू जो होती है एंगल की वो डायमेंशन लेस होती है। तो ये अगर डायमेंशन लेस यहां पर बन रहा है, वो वाला यूनिट हम यहां पर रखेंगे तो ध्यान से देखो जो c बाई लैम्डा का यूनिट है वो क्या होना चाहिए? c बाई लैम्डा का यूनिट t इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो साइन के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है ये डायमेंशन लेस होती है। तो c बाई टी का यूनिट जब t इनवर्स के इक्वल होगा, मतलब t का अपोजिट होगा, तब यहां पर डायमेंशन लेस बचेगा। और यहां पर t आ नहीं रहा है लेकिन x बाई लैम्डा की वैल्यू कह रहे हैं c बाई लैम्डा के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर x बाई लैम्डा का यूनिट भी किसके इक्वल हो जाएगा? t इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो t इनवर्स के बराबर अगर यहां पर यूनिट आ गया तो फिर क्या होगा? ये cos के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है डायमेंशन लेस होती है, लेकिन यहां पर इसकी डायमेंशन आ गई t की पावर -1, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो जो रॉन्ग वाला ऑप्शन है वो इसमें फोर्थ वाला है कि c बाई लैम्डा का जो यूनिट है वो x बाई लैम्डा के बराबर नहीं हो सकता है। अगर हो गया तो यहाँ पर जो एंगल का यूनिट है, एक जगह तो एंगल का यूनिट सही आ जाएगा लेकिन दूसरी जगह एंगल का यूनिट गड़बड़ा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें जो दे रखा है यही गड़बड़ दे रखा है, तो ये रॉन्ग। ठीक है, बाकी सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें दे रखा है एक इक्वेशन है x इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर kt, और कह रहे हैं t यहाँ पर टाइम है और यूनिट ऑफ k बताना है कि कितना होगा। इस k का यूनिट निकालना है बेटा कि कितना होगा। तो ध्यान से देखो ये साइन स्क्वायर kt है, तो जो kt होगा वो एक एंगल होगा और एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब k इंटू टी की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं। तो यहां से k की डायमेंशन 1 अपॉन t की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी, मतलब कि t की पावर -1 के इक्वल आ जाएगी। तो t की पावर -1 का मतलब क्या कह सकते हो? हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हर्ट्ज वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वॉन वॉल्स इक्वेशन दे रखी है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू RT। कहते हैं P प्रेशर है इसमें, V मोलर वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। तो बताना है कि डायमेंशन ऑफ A कितनी है। A की डायमेंशन बेटा इसमें हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी ध्यान से देखिए जो सेम टाइप की डायमेंशंस होती है वही तो ऐड होती है।
तो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही a अपॉन v स्क्वायर की डायमेंशन होगी। तो a अपॉन v स्क्वायर की डायमेंशन को प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a की डायमेंशन p इंटू v स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया और ये है वॉल्यूम का स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन रख देते हैं बेटा। फोर्स की डायमेंशन देखो होती है mLT-2 और अपॉन एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L क्यूब और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, m, एक L को L से कैंसिल कर दो और एक L इधर से भी कैंसिल होगा। देखो ये L की पावर 6 आएगा, एक L कैंसिल हो गया तो L की पावर 5 बचेगा। तो ये बन जाएगा m L की पावर 5 और t की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें देखिए वेलोसिटी की एक इक्वेशन दे रखी है v = at + b / t + c। ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए इसमें कहते हैं द डायमेंशंस ऑफ a b c r, तीनों की डायमेंशन हमें निकालनी है बेटा। यहाँ पर a की डायमेंशन निकालनी है, b की भी निकालनी है और c की डायमेंशन भी निकालनी है। तो ध्यान से देखिए बेटा, नीचे देखिए इक्वेशन में लिखा है t + c, तो जो c की डायमेंशन होगी वही t की डायमेंशन होगी, तभी तो दोनों ऐड होंगे। तो c की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी? टाइम की डायमेंशन के इक्वल। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, इधर आइए, AT की जो डायमेंशन होगी वो v की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो यहां से कह सकते हैं a की डायमेंशन v अपॉन t की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। v की डायमेंशन होती है LT-1, वेलोसिटी है, और अपॉन टाइम की डायमेंशन t के इक्वल हो जाएगी। तो देखो ये बन जाएगा LT की पावर -2। तो ये आ गई a की डायमेंशन और c की डायमेंशन। अब आ जाते हैं b की डायमेंशन पे। तो इसमें ध्यान दो, जो b की डायमेंशन होगी और अपॉन में ये पूरी टाइम की डायमेंशन बनेगी, तो b अपॉन t = किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यहां से b की डायमेंशन बन जाएगी वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी LT-1 और इनटू टाइम की डायमेंशन इनटू t आएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये केवल लेंथ की डायमेंशन बचेगी। ठीक है, अब हमारे पास तीनों की डायमेंशन आ गई, a की भी, b की भी और c की भी। तो देखो a की जो डायमेंशन है वो LT-2 के इक्वल होगी। तो LT-2 देखो a की डायमेंशन में कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, b की डायमेंशन L की डायमेंशन, ये आ गया b की डायमेंशन L की डायमेंशन के इक्वल, और c की डायमेंशन t की डायमेंशन के इक्वल, ये आ गया। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं फोर्स, एक्सीलरेशन, टाइम, इनको अगर हम फंडामेंटल यूनिट कंसीडर कर लें तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है लेंथ का। कि लेंथ का फार्मूला क्या होगा? तो देखो लेंथ का फार्मूला, देखो पहले फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F = जो होता है mLT-2 होता है। ठीक है, तो यहां से देखो लेंथ को क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन मास इनटू T⁻²। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब फोर्स तो खैर है फंडामेंटल यूनिट और मास नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, एक्सीलरेशन और टाइम भी रखा है। तो मास को देखो क्या लिख सकते हैं? मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन लिख सकते हैं बेटा हम लोग। तो मास को लिख दो यहाँ पर फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। तो ये बन जाएगा फोर्स अपॉन मास को लिख दिया फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऊपर आ गया और नीचे t की पावर -2 है। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं f की पावर 0 बन जाएगी क्योंकि f कैंसिल हो गया। ठीक है, a की डायमेंशन 1 आ जाएगी और t की डायमेंशन 2 के इक्वल, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं बेटा इसमें? कहते हैं इफ एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फार्मूला निकालना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, मिलता जुलता।
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स F इज इक्वल टू देखो होता है ma के इक्वल, ठीक है, F इज इक्वल टू ma के इक्वल। तो मास को देखो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू लेंथ और इनटू डेंसिटी, और एक्सीलरेशन a को लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप क्या करो कि लेंथ को लेंथ के साथ मिला लो, तो ये लेंथ का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये वेलोसिटी बन जाएगा बेटा, यानी कि a इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a रो v का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बेटा, a रो v स्क्वायर। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a रो v स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें भी देखो दे रखा है कि एनर्जी E है, वेलोसिटी v है, टाइम t, ठीक है। इनको फंडामेंटल यूनिट चूज किया गया है। तो पूछ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला मास का क्या होगा, मास का क्या फॉर्मूला होगा। देखो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, होता है ये। तो यहां से मास की अगर हम वैल्यू निकालें, है ना, मास की डायमेंशन अगर हम निकालें, तो देखो वो एनर्जी की डायमेंशन अपॉन v स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन अपॉन v स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी की डायमेंशन और वेलोसिटी की पावर -2 हो जाएगा, और टाइम यहां पर आ नहीं रहा है तो टाइम की पावर 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, e v की पावर -2 t की पावर 0, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ ए मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो वर्नियर स्केल होता है उसका जो मेन स्केल है, कहते हैं उसके 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट बतानी है कैलिपर्स की कितनी होगी। तो देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल टू वर्नियर कैलिपर्स की 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करो कि 1 मेन स्केल डिवीजन तो हमें इसमें पता है, क्योंकि कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मतलब एक जो पार्ट होगा मेन स्केल का, एक डिवीजन जो होगा वो 1 मिलीमीटर का हो जाएगा, ठीक है, एक डिवीजन कह सकते हो वो 1 मिलीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे, हम वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल डिवीजन के टर्म में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू है 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा, 8/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। अब इसको यहां पर पुट अप कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 8/10 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको लिख सकते हैं 2/10 मेन स्केल डिवीजन। तो ये बन जाएगा 1/5 मेन स्केल डिवीजन। अब यहां पर आंसर सब सेंटीमीटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करो, मिलीमीटर में निकाल लो। एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, 1 मिलीमीटर के। तो ये बन जाएगा 1/5 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में वैल्यू आ गई। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10 आ गया तो 50 हो जाएगा, 1/50 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 1/50 सेंटीमीटर है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। एक पॉइंट लगाओगे, एक जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो बढ़ाओगे, एक और जीरो बढ़ाओगे, 100 बनेगा, तब डिवाइड होगा, ठीक है। तो 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका जो दे रखा है बेटा वो सही हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन रीजन का है ये बेटा। देखो क्या कहते हैं, फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू द प्रेशर। सही बात है, फोर्स को प्रेशर में ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। सेम डायमेंशन वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो फोर्स को प्रेशर में ऐड नहीं कर सकते। ठीक, फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू प्रेशर, तो ये तो सही हो गया बेटा। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जो रीजन है बिकॉज देयर डायमेंशंस आर डिफरेंट, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। तो अगर दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये समझ आया बेटा सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। स्पेरोमीटर, स्क्रू गेज का दे रखा बेटा ये क्वेश्चन। कहते हैं स्पेरोमीटर हैज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसकी हम दे रखी है, कितनी है, लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.005 मिलीमीटर दे रखी। फिर कहते हैं एंड हेड स्केल इज डिवाइडेड इनटू 200 इक्वल पार्ट। 200 इक्वल पार्ट में उसका जो सर्कुलर स्केल है ना, पूरा जो सर्कुलर स्केल होता था जो घूमता है, वो 200 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अब कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पेरोमीटर स्क्रू, जो थ्रेड बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जो थ्रेड बने होते हैं, तो दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है स्क्रू में। तो जो दो थ्रेड होंगे जो स्क्रू में बने होंगे, ये ऐसे करके, तो किन्हीं दो थ्रेड के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी वो पिच कहलाती है बेटा। मतलब हमको पिच निकालनी है, दो कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस मतलब पिच निकालनी है। तो देखो लीस्ट काउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो बस ये फॉर्मूला हमें निकालना है, लगाना है और पिच निकाल लेना है। तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, तो वो 100 दे रखे, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पिच इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा 0.005 इनटू 200। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर आंसर सही हो जाएगा। और ये किसमें दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, तो 1 मिलीमीटर आ रहा है इसमें, 1 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक, 1 मिलीमीटर वाला आंसर सही होगा, थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला आंसर बेटा सही होगा, मिलीमीटर, क्योंकि वैल्यू मिलीमीटर में दे रखी है तो आंसर ये मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन रीजन का ये भी है। कहते हैं सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन। बिल्कुल सही है, जो सरफेस टेंशन होता है और जो सरफेस एनर्जी होती है इनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन देखो फोर्स का जो जैसे मान लीजिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो जो वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है वही सरफेस एनर्जी कहलाता है। सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने में। तो W इक्वल टू देखो होता है T डेल्टा ए। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू T डेल्टा ए के इक्वल होती है, तो T की वैल्यू W अपॉन डेल्टा ए के इक्वल, मतलब वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है और वही वर्क डन पर यूनिट एरिया उस मेम्ब्रेन के अंदर सरफेस एनर्जी स्टोर्ड की भी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब जो सरफेस टेंशन है वो और सरफेस एनर्जी इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो पहला तो सही हो गया असम्पशन। फिर रीजन में कह रहे हैं बिकॉज बोथ हैव द सेम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लेकिन सेम नहीं होंगे बेटा दोनों के। इसका देखो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का बिकॉज बोथ हैव द सेम एसआई यूनिट, नहीं एसआई यूनिट सेम तो होंगे लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। रीजन जो है ये नहीं बनेगा कि एसआई यूनिट सेम होते हैं, इस वजह से ये वैल्यू सेम है, तो डायमेंशन तो सेम होगी लेकिन ये वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है और सरफेस टेंशन। तो इसका जो ऑप्शन है 14 का, वो असर्शन तो सही है
लेकिन रीजन इसमें फॉल्स है। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, एसआई यूनिट सेम होने की वजह से ऐसा नहीं है। ठीक, ये सेम होने की वजह से ये सेम है। बात समझ आ रही है ना? ये सेम होने की वजह से ये सेम है, ये सेम होने की वजह से वो सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ये भी असर्शन रीजन का है। कहते हैं लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ मेजर डिस्टेंस। बिल्कुल सही है। जो लाइट ईयर होता है ये भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, और जो वेवलेंथ है वो भी डिस्टेंस है। ठीक, फिर कह रहे हैं बोथ हैव सेम डायमेंशन, बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। ये गलत है। दोनों की डायमेंशन टाइम की थोड़ी होती है, दोनों की डायमेंशन लेंथ की होती है। तो इसमें क्या सही होगा बेटा? असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 16 में देखो, कहते हैं which of the following quantities have the same dimension as that of energy। एनर्जी की डायमेंशन और इनमें किसकी डायमेंशन सेम होगी? देखो बेटा, एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के इक्वल है। ठीक है, बाकी पावर, फोर्स, मोमेंटम, इनकी डायमेंशन अलग होगी। एनर्जी की जितनी भी प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और टॉर्क हो गया, और वर्क डन हो गया, इन सब की डायमेंशन सेम होती, तो वर्क डन की हो जाएगी। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है डायमेंशनल कांस्टेंट आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये सही है। डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे मान लो स्टीफन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इन सब की इनकी सबकी जो वैल्यूज होती है वो कांस्टेंट होती है। तो पहला वाला तो सही है, ये हो गया ट्रू। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनल कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो सभी तो नहीं होते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट हुआ, स्टीफेंस कांस्टेंट हुआ, ये तो डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे डायमेंशनलेस होते भी हैं, जैसे 2 पाई आ जाता है। जैसे जब हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो उसमें कांस्टेंट आता है 2 पाई। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगी। तो कुछ की डायमेंशनलेस होती है, कुछ नहीं होती है, तो ये फॉल्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 18 पर। वर्नियर कैलिपर्स के 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं कोइंसाइड कर रहे हैं 8 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो कहते हैं देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालनी है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की मतलब कि लीस्ट काउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप क्या करो, वर्नियर स्केल डिवीजन इसके निकाल लो कि ये कितने के बराबर होगा। देखो कह रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 8 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 8/10 मेन स्केल डिवीजन की। बस अब रख दो इसको यहां पर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 8/10 मेन स्केल डिवीजन, तो ये बन जाएगा बेटा 2/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। तो 2/10 का मतलब 1/5 और इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो ये 1 मिलीमीटर हो गया। तो ये आ जाएगा 0.2 के इक्वल, 0.2 मिलीमीटर के इक्वल। तो 0.2 मिलीमीटर, और आंसर यहाँ पर सब मीटर में दे रखे हैं, तो कन्वर्ट कर दो इसको बेटा मीटर में। तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होगा ये। तो 0.2 इंटू 10 पावर -3 मीटर। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर के इक्वल। ठीक, ये समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं 3 मेजरमेंट है 18.425 सेंटीमीटर, फिर 7.21 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर।
और कहते हैं द एडिशन शुड बी रिटन एज, इनका एडिशन करते हैं तो प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब तीनों को बेटा ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो कि डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम डिजिट किसमें है, डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम डिजिट किसमें है, इसमें है। तो डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम में आंसर यही वाला होगा, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आंसर वैलिड होगा, ठीक है, वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट किसमें है, इसी में है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम डिजिट किसमें है, आंसर उसी में ही प्रेडिक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा ये देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस वाली क्वांटिटी में है, तो आंसर उसी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में ही दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड टू बी दिस, ये वायर का डायमीटर एक मेजर किया जाता है। अब उसके बाद पूछ रहे हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये जो है वो साइंटिफिक नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। तो डेसिमल के बाद देखो 0 आ रहा है, तो ये वाला 0 तो काउंट नहीं होगा, 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ गई, ये काउंट हो जाएगी, और उसके बाद जो बीच में 0 आता है वो भी काउंट हो जाता है, और ये भी काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 में कह रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दे रखी है, ये रेजिस्टेंस है यार, और करंट की वैल्यू दे रखी है आई की वैल्यू, और पूछ रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी और सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। तो V = होगा बेटा IR, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 3.23 into 10.845। अब आंसर जब हम बताएंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को प्रेडिक्ट करेंगे, जो आंसर होना चाहिए वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 2 हमको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इन्हीं में से एक जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऑप्शन आएगा। तो 21 का ऑप्शन आता है बेटा फर्स्ट वाला, ये वाला आता है 35.0 आ जाएगा, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 में आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए, कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज A, B हैव डिफरेंट डायमेंशंस, which mathematical operation given below is physically possible। देखो 2 हमको दे रखी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन अलग अलग है, तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो सकता है, ये बताना है। तो अगर अलग अलग डायमेंशन है तो बेटा ना उनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब कौन सा ऑप्शन फिर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया बेटा सबको। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं 1 जूल एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसमें लेंथ की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर है, लेंथ दे रखा है 10 मीटर के इक्वल, मास दे रखा है 10 केजी के इक्वल, और टाइम दे रखा है 1 मिनट के इक्वल, ठीक है। तो 1 जूल की वैल्यू उस नए सिस्टम में कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो वही N1U1 N2U2, एक तो ये प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। जूल का मतलब एनर्जी हो गई, तो एनर्जी की डायमेंशन इधर रखेंगे, यानी कि 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इस नए सिस्टम में जिसमें ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इस नए सिस्टम में जो ये वैल्यूज आ रही हैं इनको कन्वर्ट करने का एक तरीका ये भी है कि जो एनर्जी है, एनर्जी जैसे 1 जूल है, तो जूल का यूनिट क्या, मतलब डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, शॉर्टकट बता रहे हैं इसी का। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये मास की वैल्यू को आप रख दो 10 केजी के इक्वल, है ना, 10 के इक्वल,
और लेंथ की वैल्यू को आप रख दो 10 मीटर के इक्वल, तो 10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से टाइम की वैल्यू हम रखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, तो अब नए सिस्टम में जो 1 जूल होगा वो इतने के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका एक ऑप्शन आ जाएगा 23 का आता है बेटा 36 × 10⁻⁻1, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे। और एक और तरीका है जो मैंने आपको ये बताया कि N1U1 = N2U2, तो इसमें क्या करते हैं, एक सिस्टम में ये 1 जूल ले लिया N1 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां पर इसकी डायमेंशन रख देंगे mL2T-2 और इक्वल टू, अब इसमें 1 वाले टर्म ले लेंगे, ये फर्स्ट वाला सिस्टम कंसीडर करेंगे, और उधर सेकंड वाला सिस्टम, तो N2 की वैल्यू ये हमें निकालनी है सेकंड सिस्टम में, और N2 इंटू ये वाली डायमेंशन बन जाएगी mL2T-2, और इसमें 2 वाले टर्म आ जाएंगे सारे के सारे। तो यहां से हम क्या करेंगे कि N2 निकालेंगे, तो N2 = लिख सकते हैं m1/m2 और इंटू L1/L2 का स्क्वायर और इंटू T1/T2 की पावर -2। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और N2 = ये तो 1 ही हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं इनमें सब वैल्यूज हम SI सिस्टम वाले रखेंगे, मतलब मास को रखेंगे 1 kg, लेंथ को रखेंगे 1 मीटर और टाइम को रखेंगे 1 सेकेंड। और जो M2, L2, T2 वाली वैल्यूज हैं इसमें ये नए सिस्टम वाली वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, मतलब कि M2 की वैल्यू रख देंगे मास की वैल्यू 10 kg, L2 की वैल्यू रख देंगे 10 मीटर और T2 की वैल्यू रख देंगे 1 मिनट, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये N2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी और यही आएगी बेटा 4। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे निकाल लो, और दूसरा तरीका ये है कि एनर्जी की जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन में सबकी वैल्यू रख दो ये वाली, और ये वाली वैल्यू रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल में वो दूसरे वाले सिस्टम का N2 ही होगा जो मिल जाएगा, तो यहां से ये मिल जाएगा, वो भी आंसर हो जाएगा। समझ आया बेटा? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। कहते हैं बेस क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, तो देखो स्पीड है, वेट है, लेंथ है, एरिया है, कौन सी हो जाएगी? थर्ड वाला ऑप्शन लेंथ। Which of the following is not a unit of time? टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है? सेकंड तो होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है, लाइट ईयर नहीं है, क्योंकि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं which of the following that of the force, कौन सा यूनिट इसमें फोर्स का यूनिट है? ध्यान से देखो, न्यूटन मीटर, ये तो जूल हो गया, वर्क डन का यूनिट, ये नैनोमीटर है। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड है। न्यूटन सेकंड किसका होता है? फोर्स इनटू टाइम, ठीक, इंपल्स का। ये देखो लिखा हुआ है मिली न्यूटन, मिली न्यूटन, तो मिली न्यूटन किसका हो जाएगा? फोर्स का यूनिट हो जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द 60 डिग्री इन रेडियन, रेडियन में निकालना है, तो डिग्री को जब रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बदल जाएगा, तो 60 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 में देखो दे रखा है ए पैकेट कंटेन्स सिल्वर पाउडर ऑफ मास दिस, ये मास दे रखा है सिल्वर पाउडर का, ठीक है, ±0.01 ग्राम। सम ऑफ द पाउडर ऑफ मास दिस इज टेकन आउट, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे, तो पूछ रहे हैं कि जो बचेगा पाउडर का मास वो कितना होगा। तो जब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो जो डिफरेंस होगा m1 - m2, वो डिफरेंस तो सीधे सीधे इसके और इसके डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस जब हम लेंगे तो 14.8 वाला आपका 14.48 आ जाएगा, ये 14.48। फिर उसके बाद जब हम एरर लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा है,
तो वो वाली जो एरर होती है, तो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को, याद रखना ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी जो एरर होती है वो हमेशा ऐड होती है। तो एरर ये दे रखी है प्लस माइनस करके जो वैल्यूज दे रखी होती है, यही एरर है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो टोटल एरर कितनी हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी। तो 0.02 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 29 पर। कहते हैं द एडिशन 3 masses this and this addressed up to proper decimal places। ठीक है, इनका एडिशन करना है तीनों का और प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस में आंसर बताना है। तो ध्यान से देखो, जब तीनों को ऐड करेंगे तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट किसमें है, इसमें है ना, मिनिमम वाले डिजिट। तो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक ही आंसर हमारा मैच करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। The area of sheet 10.2 centimeter and width this। ये लेंथ दे रखी है और ये विड्थ दे रखी है। ठीक, तो कह रहे हैं कि अप टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में एरिया निकालना है। तो एरिया का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है ना 2 है, तो आंसर भी शुड बी रिपोर्टेड इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 वाले हमको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से एक वाला आंसर सही आएगा। तो 30 का आंसर आता है बेटा 3, 69 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करने पर। आगे बढ़ते हैं बेटा 31 क्वेश्चन देखो, कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस प्रेजेंट इन द मेजर्ड वैल्यू दिस। सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं इसमें, तो डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल के बाद जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाती तब तक जितने जीरो होते हैं वो सब काउंट नहीं होते हैं। तो ये तो नहीं काउंट होंगे बेटा, ये काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद बीच के जीरो भी काउंट हो जाएंगे, ये भी काउंट होगा नॉन जीरो, और अब जो जीरो लास्ट में आएगा वो भी काउंट हो जाएगा। मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आते हैं वो भी काउंट हो जाते हैं। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राउंड ऑफ द वैल्यू, इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक। तो देखो लास्ट वाला डिजिट 5 का है और उसके जस्ट पहले अब चेंज होगा, लेकिन इवन है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, तो 2.84 आंसर सही हो जाएगा। 33 The surface tension of liquid is 70 dynes per centimeter. It may be expressed in MKS. MKS में इसको बनाना है, तो या तो वो N1U1 equal to N2U2 लगाओ, एक तो कॉन्सेप्ट ये वाला है, ठीक है, N1U1 is equal to N2U2, ये वाला CGS सिस्टम मान लो और ये वाला MKS मान लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर यहीं पर ही आप इसको MKS में बदल लो। दूसरा तरीका ये है कि ये जैसे 70 है तो 70 डाइन है, तो डाइन को कन्वर्ट कर दो किसमें, न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, तो 1 डाइन 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। और अपॉन में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 10 टू पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले आओ तो 70 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस का 3 बचेगा, यानी कि 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? चलो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट, Q इज इक्वल टू, देखो ml होता है, इसमें L लेटेंट हीट है, जो बन जाएगी Q अपॉन m के इक्वल। तो Q की डायमेंशन हो गई एनर्जी की ml2t-2, ml2t-2, और अपॉन मास की डायमेंशन m, तो m से m कैंसिल, तो ऊपर बचेगा L2t-2। देखो किसमें है, फर्स्ट वाले में है L2t-2। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके 35 पर आते हैं। इसमें देखो एक इक्वेशन दे रखी है, n इज इक्वल टू माइनस b n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें सबकी वैल्यूज दे रखी है, कौन क्या क्या है, तो बताना है कि d की डायमेंशन क्या होगी, d की डायमेंशन बताना। तो आप क्या करो, d को एक तरफ कर लो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ।
तो d को अगर आप एक तरफ कर लोगे और बाकी दूसरी तरफ, तो माइनस को छोड़ दो, माइनस का डायमेंशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको इधर ले जाओगे तो आप n x2 माइनस x1 ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा n2 माइनस n1। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन रखो। देखो n जो है यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पर यूनिट टाइम। मतलब स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डायमेंशन लेस हो गए और अपॉन में पर यूनिट एरिया मतलब l स्क्वायर हो जाएगा और पर यूनिट टाइम मतलब t हो जाएगा। तो इसका मतलब n की डायमेंशन तो ये आ गई 1/L2t। ऊपर x की डायमेंशन, तो x क्या है, x डिस्टेंसेस है, तो डिस्टेंसेस का डायमेंशन का मतलब लेंथ, और अपॉन n2 माइनस n1, n2 n1 ये क्या दे रखा है, देखो यहां पर लिखा हुआ है वेयर n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डायमेंशन तो 1 हो गई और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो ये L³ बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो आप L स्क्वायर से ये क्यूब देखो कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर बचेगा L स्क्वायर और नीचे का ये t ऊपर ले जाओ तो t की पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में आते हैं 36 में। देखो दे रखा है कि एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर है, C कैपेसिटी है, V पोटेंशियल है, तो फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ CV स्क्वायर। तो ये एनर्जी की डायमेंशन है, एनर्जी इज इक्वल टू है हाफ CV स्क्वायर। तो देखो हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो CV स्क्वायर की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की डायमेंशन है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T-2। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 37। देखो कहते हैं बॉडी मूविंग थ्रू एयर एट ए हाई स्पीड v एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू KAdV⁴x। F इज इक्वल टू KAdV⁴x, ये रिलेशन दिया। तो अब हमसे पूछ रहे हैं वेयर A इज द सरफेस एरिया, A एरिया है, D इज द डेंसिटी ऑफ एयर, ये डेंसिटी है, K जो है वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो K तो कांस्टेंट हो गया, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, और बाकी V ये वेलोसिटी है, स्पीड है। तो पूछ रहे हैं V की पावर x, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इधर फोर्स है और इधर इतनी वैल्यूज है, बस दोनों को लिख करके कंपेयर कर लो, दोनों की डायमेंशन लिखो। इधर फोर्स की डायमेंशन देखो क्या हो जाएगी बेटा, mL/T-2 इक्वल टू इधर एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम मतलब L की पावर -3। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम होगा, ऊपर आएगा तो L की पावर -3। v वेलोसिटी है तो LT-1 और इसकी होल पावर x। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या लिख सकते हैं, ये L की पावर 2 और एक L की पावर इसमें भी आएगी x, तो प्लस x प्लस m। एक मिनट पहले इसको पूरा सॉल्व कर लें हम लोग, तो ये बन जाएगा बेटा L की पावर चलो फोर्स की डायमेंशन हो गई mL/T-2 और इधर था K तो कांस्टेंट है, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, डेंसिटी की mL की पावर -3 और वेलोसिटी की LT-1 की पावर x हो गई। ठीक है, ये v की पावर x है। तो अब क्या करो, राइट हैंड साइड में सारे टर्म इकट्ठा करो, मास तो एक ही है और लेंथ में L स्क्वायर और ये L³, तो L की पावर -1 बनेगा इधर, तो L की पावर -1 और ये प्लस x। ठीक, और T की पावर क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, ये बन जाएगा, और इधर है mL/T की पावर -3। अब कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करके देखो x की वैल्यू सीधे सीधे यहीं से निकल आएगी, इसको कंपेयर कर लो आप, तो x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी।
तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। x ही निकालना था हमको, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू x जूल सेकेंड, देन द नंबर x विल बी इक्वल टू, ठीक है, वही निकालना है आपको एक तरीके से n2 है ना, ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो n2 निकालना है इसमें। तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं आप, यहीं पर ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, इसको एसआई सिस्टम में बदल लो, क्योंकि यहां पर एसआई सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो कन्वर्ट कर लो यहीं पर। तो 1 ग्राम को अगर हम बदलते हैं केजी में तो 10 टू द पावर -3 केजी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर तो -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और इनटू पर सेकंड है तो अपॉन में सेकंड 1 सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा। तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -7 जूल सेकंड के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 में देखो द फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट एंड x, फोर्स की एक इक्वेशन दे रखी, अब इसमें पूछ रहे हैं d by b की डायमेंशन क्या होगी। भाई d by b, तो देखो यहां पर dt है, साइन के साथ में आ रहा है, तो मतलब ये एंगल हुआ, तो जो d की डायमेंशन होगी वो t की पावर -1 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से इधर देखो bx, तो जो b की डायमेंशन होगी वो लेंथ की पावर -1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से t by b की डायमेंशन डिवाइड कर दो दोनों को, तो l t की पावर -1 आ जाएगी। l t की पावर -1 किसमें है बेटा, देखो l t की पावर -1 फोर्थ वाले ऑप्शन में, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। 40 में देखो दे रखा है if the unit of force is 1 kilonewton, the length is 1 kilometer, the time is 100 second, what will be the unit of mass, mass का यूनिट निकालना है बेटा। तो देखो फोर्स का जो फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला उसका यूज करो, F is equal to ml t की पावर -2 होता है, तो यहां से देखो मास की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन l t की पावर -2। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख दो, तो मास की वैल्यू आ जाएगी कितने केजी के बराबर होगा। तो देखो फोर्स कितना दिया है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन को 10 टू द पावर 3 न्यूटन लिख सकते हैं, और अपॉन में लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल लो तो 10 टू पावर 3 मीटर हो जाएगा, और इनटू टाइम दिया है 100 सेकेंड, तो 100 की पावर -2 है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा, तो 10 की पावर 4 केजी आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर 4 केजी का मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायमेंशन ऑफ कपल, कपल का मतलब टॉर्क की डायमेंशन, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की डायमेंशन हो गई ml t -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, तो ये बन जाएगा ml2 t -2, वही जो वर्क डन की डायमेंशन आती है, तो ml2 t -2 फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 42 f is given in terms of time t and distance x, ठीक है, फोर्स की इक्वेशन हमें दे रखी है और डायमेंशंस पूछ रहे हैं इसमें a by b की c by d की, ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन ने किया था बिल्कुल वैसा ही है। a by b की डायमेंशन निकालते हैं, तो देखो a और b की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखो ये तो डायमेंशन लेस हुआ, और ये a की जो डायमेंशन होगी वो फोर्स की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से ये भी डायमेंशन लेस हुआ, और b की जो डायमेंशन होगी वो भी फोर्स की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी। तो a और b की डायमेंशन दोनों की फोर्स की डायमेंशन है, तो a अपॉन b कैसा हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस किस में आ रहा है, पहला वाला टर्म देखो इसमें आ रहा है डायमेंशन लेस, ठीक है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड में c और d की डायमेंशन, तो जैसे c और d की डायमेंशन अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, c की डायमेंशन यहां से देखो t की पावर -1 हो जाएगी, और d की डायमेंशन
l की पावर -1 के इक्वल हो जाएगी, तो बस रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 43 में देखो डायमेंशन ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज मतलब एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, 43 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और c के टर्म में इसको पुट अप करना है। बेटा वही है जो डायमेंशन हम लोग निकालते थे ना, जैसे m है, m प्रोपोर्शनल टू, मान लो कि जैसे g की पावर a है और h की पावर b के इक्वल है और c की पावर मान लो d के इक्वल है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन लिखेंगे, राइट हैंड साइड में सारी की डायमेंशन लिखेंगे और फिर LHS को RHS से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, तो ये पावर्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कई बार किया होगा ये वाला क्वेश्चंस, तो आसानी से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो 44 का जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बेटा इसका, 44 का आंसर आता है फर्स्ट वाला, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 45 देखो, x इक्वल टू दे रखा v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा t। पूछ रहे हैं इसमें डायमेंशंस ऑफ v नॉट की डायमेंशन निकालनी है और अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। तो अल्फा की तो देखो यहां से आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो टर्म होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो अल्फा की डायमेंशन 1 अपॉन t की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी, मतलब t की पावर -1। अल्फा की डायमेंशन आ गई t की पावर -1 और v नॉट की डायमेंशन, तो v नॉट बाई अल्फा की, अब इधर का टर्म तो देखो पूरा डायमेंशन लेस हो गया, तो v नॉट बाई अल्फा की डायमेंशन वही होगी जो x की डायमेंशन, तो यहां से v नॉट की डायमेंशन अल्फा इंटू x के इक्वल हो जाएगी। अल्फा की डायमेंशन हमने निकाली ली, t की पावर -1 और x क्या है, डिस्टेंस है ना, पोजीशन, तो इसकी डायमेंशन l के इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा lt-1। v नॉट की वैल्यू हो गई lt-1 और अल्फा की t की पावर -1, तो थर्ड वाला ऑप्शन बेटा ये करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, वेलोसिटी है, ध्यान से देखिए इसमें सब में वेलोसिटी है। मास फंडामेंटल यूनिट होता है और लेंथ भी फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल, वेलोसिटी डिराइव्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 47, ये अभी जैसा क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है बेटा बिल्कुल। देखो p इक्वल टू पी नॉट, ये एक्सपोनेंशियल है, p इक्वल टू पी नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अल्फा एक कांस्टेंट है, तो अल्फा की ही डायमेंशन पूछ रहे हैं इसमें से क्या होगी, तो देखो यहां से अल्फा की डायमेंशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन, मतलब t की पावर -2 आ जाएगी अल्फा की डायमेंशन। समझ आया बेटा ये, तो t की पावर -2 वाला ऑप्शन विल हैव द डायमेंशन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 48, A certain physical quantity is calculated from the formula, एक फॉर्मूला दे रखा है, इससे किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, where h and a b are the lengths, सब लेंथ है ये, h b a b b b है ना, जैसे ये देखो पाई r स्क्वायर रेडियस होता था है ना, और ये h हाइट होती थी, इस टाइप की क्वांटिटीज लग रही है। तो क्वांटिटी बीइंग कैलकुलेटेड है, सब इसमें पूछ रहे हैं क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, वेलोसिटी है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये पाई याद करो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये जो होता था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, वॉल्यूम को, उसी टाइप की वैल्यू यहां बन रही है, पाई ए स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही पाई बी स्क्वायर इंटू एच, उसका डिफरेंस लिया जा रहा है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा रहा होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इन सब की डायमेंशन आप निकालो, तो यहाँ देखो ये एल क्यूब आने लगेगा, ये भी एल क्यूब आएगा, तो मतलब एल क्यूब से एल क्यूब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा रहा होगा। तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो,
49 में इक्वेशन दे रखी है y is equal to a cos t by p minus qx, where t represent the time in second and x represent the distance in meter. Which of the following statement is true? इसमें से true कौन सा है ये बताना है। तो देखो क्या कह रहे हैं, यूनिट ऑफ x is same that of q, x का यूनिट q के बराबर होगा। ये तो गलत होगा क्योंकि cos के साथ में ये जो है पूरा एंगल है तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। The unit of x is same as p, x का यूनिट p के इक्वल होगा। तीसरा दिया the unit of t is same that of q, t का यूनिट q के इक्वल होगा। फोर्थ दिया the unit of t is same as p, unit of t is same as p, ये सही हो जाएगा। p का यूनिट p के बराबर होगा तभी तो ये कट के डायमेंशन लेस बनेगा, ये सही है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। इसमें स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, इसको सी कर लीजिएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, प्रेशर p, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और प्रेशर p आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G जो है उसका फार्मूला हमें निकालना है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट c दे रखी हो, प्रेशर p दे रखा हो, है ना, ग्रेविटी ये दे रखी हो, तो ऐसे मान लो कि g प्रोपोर्शनल टू c की पावर a है, ठीक, g की पावर b है और प्रेशर की पावर c मान लो है ऐसे, या d मान लो, c ये क्वांटिटी दे रखी है तो इसलिए d मान लो इसको, ये ऐसे दे रखा है। बस अब आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है और इधर वेलोसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन, ये सब इधर लिख करके और उनकी पावर जो दे रखी है तो उन सबको सब m वाले टर्म में एक साथ, l वाले टर्म में एक साथ, t वाले टर्म में एक साथ, ऐसे इधर भी m वाले टर्म में एक साथ, l वाले एक साथ, t वाले एक साथ, फिर उनकी पावर्स को हमें कंपेयर कर देना है और कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करेंगे, a b d की वैल्यू आ जाएगी। तो एक ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो ये बेटा थर्ड वाला ऑप्शन सही है और इसमें यहां g कर लीजिएगा, तो c की पावर 0, g की पावर 2, p की पावर -1, ये ऑप्शन इससे आ जाता है। ठीक है, समझ आया बेटा? तो ये पेपर बहुत अच्छा बना था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया आज। ऐसे ही सारे जितने भी टेस्ट पेपर हैं आगे भी बनेंगे और बेटा आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए। इस बार समझ लीजिए आपको बिल्कुल सेलेक्ट होना है 100%, ठीक है? तो बस खूब अच्छे से मेहनत से पढ़िए और सेलेक्ट होइए, अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम और अपनी जगह का नाम रोशन कीजिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।